अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सीवीएस फिजियोलॉजी में ईसीजी के रिलेटेड और एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, जिसमें हम ईसीजी की डिफरेंट डिजीजेज में डिफरेंट हार्ट ब्लॉक्स में फाइंडिंग्स देखेंगे। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ ईसीजी वीडियो। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। उसमें मैंने डिफरेंट ईसीजी फाइंडिंग्स उसमें भी डिस्कस किया है, और जो फर्दर बच गई थी हार्ट ब्लॉक्स के रिलेटेड वो मैं आज करूंगा। आज के पार्ट को बेटर समझने के लिए आप लोग पहले वो वीडियो देखें, देन इस वीडियो पे आइएगा। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम हार्ट ब्लॉक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ईसीजी फाइंडिंग्स जो हार्ट ब्लॉक्स में है उसको किस तरह इंटरप्रेट करना है उसके एमसीक्यूज डिस्कस होंगे। ईसीजी फाइंडिंग्स टू डिटरमिन एक्सिस डेविएशन एंड बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो हम वेक्टर्स को हल्का सा ब्रीफली देखेंगे, जितना आप लोगों को अपने लेवल पे पता होना चाहिए, जिससे आप लोग आई श्योर कि आप लोग अगर मेरी ये और पिछली वीडियो देखते हैं तो आप उसके बाद और बुक रीड करने के बाद ईसीजी पकड़ेंगे तो एटलीस्ट लीड 2 में कोई भी वेरिएशन आएगी आप उसको उसी टाइम पिक कर लेंगे। आप किसी भी तरह की वेरिएशन लीड 2 की इजीली पिक कर सकते हैं, बाकी लीड्स की भी पिक कर सकते हैं, बट लीड 2 इसलिए क्योंकि मेनली लीड 2 हम देखते हैं बिकॉज वो उसका एक्सेस 60 डिग्री है और हमारे हार्ट का एक्सेस भी 60 डिग्री है। हर बुक में जो आप लोग को इस लेवल पे आपको डायग्राम्स आप लोग देखते हैं ईसीजी की, वो बेसिकली लीड 2 की होती है। सो सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज मैं फर्दर एमसीक्यूज की वीडियोस भी अपडेट करता रहूँगा, और आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि किस चीज़ के रिलेटेड आप लोग को मुश्किल आ रही है, तो मैं उसके रिलेटेड भी ट्राई करूँगा कि आप लोग को एमसीक्यूज कवर करवा दूँ। So first MCQs. A 50-year-old man has a blood pressure of 140 by 85 and weighs 200 lb. He reports that he is not feeling well. His EKG has no P wave. आप लोगों को पता होना चाहिए कि P wave होती किस वजह से है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है P wave आप लोगों के जो ECG में होती है, SA नोड जब फायरिंग करता है तो P wave is due to the atrial depolarization. तो अगर SA नोड पेस मेकर है तो एट्रिया डीफिब्रिलेट जरूर होगा, उसकी डीपोलराइजेशन जरूर होगी। जब एट्रिया की डीपोलराइजेशन होगी तो हमारे पास पी वेव प्रोड्यूस होगी। अब इसमें नो पी वेव है। अब हमें ऐसे नोट के रिलेटेड अब सोचना पड़ेगा कि वो वाकई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ही हैज अ हार्ट रेट ऑफ 46 एंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस अकर रेगुलरली। जो पी वेव जो हमारा एस ए नोड है उसका आप लोग अगर नॉर्मल फायरिंग रेट देखें तो राउंड अबाउट 70 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। तो इसका हार्ट रेट है 46 जो कि कम है। तो अब हमें ये बात हमें यहाँ इशारे मिल रहा है, एक उसमें पी वेव नहीं है यानी एस ए नोड फायरिंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि एक्टोपिक पेस मेकर है। एक्टोपिक पेस मेकर आप लोगों को पता है कि वेंट्रिकल भी हो सकता है, आपके प्रकंजे फाइबर्स भी हो सकते हैं। प्रकंजे फाइबर्स 15 to 40 बीट्स पर मिनट, 40 to 60 बीट्स पर मिनट इन केस ऑफ वेंट्रिकल। अगर वो पेस मेकर बनाओ तो इसमें यानी आपका ऐसे नोड ब्लॉक है, तो इसका आंसर डेल्टा होगा, साइनो एट्रियल हार्ट ब्लॉक। यानी इसमें आपका ऐसे नोड फायरिंग नहीं कर रहा है, इसलिए पी वेव नहीं है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्यों नहीं है, सेकंड डिग्री क्यों नहीं है, थर्ड डिग्री क्यों नहीं है? इन तीनों हार्ट ब्लॉक्स में आप लोग को पी वेव लाजमी मिलेगी। ये एवी नोड के ब्लॉक की वजह से होते हैं। ऐसे साइनो एट्रियल हार्ट ब्लॉक होगा तो आप लोग को पी वेव नहीं मिलेगी। अब आप लोगों को एक और मैं साथ ही बता देता हूँ, पी वेव एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हो रही हो, एट्रियल फिब्रिलेशन की जो भी मैंने ईसीजी देखी है उसमें आप लोग को पी वेव नहीं मिलेगी, क्योंकि एट्रिया जब फिब्रिलेट कर रहा होता है तो एट्रिया प्रॉपरली डीपोलराइज नहीं होता। तो ये बात याद रखिएगा, कब कब आप लोग को ईसीजी में पी वेव नजर नहीं आएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज। A 75-year-old man goes to the hospital emergency department and faints. 5 minutes later, he is alert. ये आप लोगों के पास बुक की लाइन है 5 मिनट्स। ये आप लोगों ने जिसने गौर से पढ़ा होगा उसको ये एमसीक्यू वैसे ही समझ आ जाएगा। एन ईकेजी shows 75 p wave and 35 QRS interval, जबकि एक नॉर्मल ईसीजी में जितनी p waves होती है उतने QRS इंटरवल्स होते हैं। बस इसमें आप देख सकते हैं p wave ज्यादा है और QRS कम है, यानी p wave और QRS इंटरवल में कोई लिंक नहीं बन रहा। आप लोग का साइनस ऐसे नोड वेव्स छोड़ रहा है उस, यानी वो 75 बीट्स पर मिनट पे इम्पल्सेस छोड़ रहा है।
बट आपका एवी नोड हो गया होगा ब्लॉक, यानी एवी नोड में से वो इम्पल्सेस पास ही नहीं हो रही। तो आपके वेंट्रिकल्स है वो अब किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके वेंट्रिकल्स को ने अब कोई एक्टोपिक पेस मेकर जनरेट कर लिया, लाइक वेंट्रिकल अपनी इम्पल्सेस खुद जनरेट कर रहा है, तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो अपना ही उसका हार्ट रेट होगा, लाइक 40 to 60 होता है अगर वेंट्रिकल एक्टोपिक पेस मेकर वर्क करता है। तो यानी इसमें एवी नोडल ब्लॉक है। तो ये स्टोक एडम्स सिंड्रोम है, जब 5 मिनट्स यानी वो फेंट था, यानी 5 मिनट उसका हार्ट बीट नहीं कर रहा था, तो फिर क्या हुआ कि एक्टोपिक पेस मेकर को एक्टिव होने में टाइम लगता है। आप लोग ये स्टोक एडम सिंड्रोम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोग को इस एमसीक्यू क्लियरली समझ आ जाएगी। So next MCQs is a 60-year-old man weighing 220 lbs had the following EKG which show the standard lead 2। हमेशा standard lead 2 की ही findings हमारे सामने होती है। What is his diagnosis? आप लोगों से पूछा जाए कि जो standard lead होती है वो कौन सी होती है, जिसकी findings हम देखते हैं सबसे पहले जो बुक्स में बनी होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है वो लीड 2 होती है, जबकि टोटल 12 लीड्स होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लीड 2 को देखा जाता है सबसे पहली प्रायोरिटी पे। अच्छा, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ईसीजी आपको को लग रही होगी। आप लोग देख सकते हैं इसमें पी भी है, क्यूआरएस इंटरवल भी है, टी वेव भी है, और आप देख सकते हैं कि इसका इंटरवल आपस में अगर देखा जाए तो आरआर इंटरवल भी सेम है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप लोग अगर इसको गौर से देखें तो ये इसकी जो दो आरआर इंटरवल का टाइम है वो प्रोलॉन्ग हुआ हुआ है, इसको ब्रेडिकार्डिया हुआ है, यानी इसका हार्ट रेट डिक्रीज होगा क्योंकि इसका जो आरआर इंटरवल है उसका टाइम प्रोलॉन्ग हुआ हुआ है। तो इसको यानी कोई फर्स्ट डिग्री टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक हुआ। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, उसमें एवी नोडल ब्लॉक होता है स्लाइट सा, कि उसमें से पी वेव सारी पास तो होती है लेकिन उसको वो थोड़ा सा डिलेड पास होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है हार्ट रेट स्लो हो जाता है। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की करेक्टरिस्टिक ईसीजी है, तो यानी ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हुआ हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये ईसीजी अब देखते हैं किस चीज की है। अ 60-year-old woman see her physician for her annual physical examination. The physician order an EKG which shown which of the following is the likely diagnosis। अगर आप इस ईसीजी को सीधा सबसे पहले देखें, सबसे पहले ईसीजी जब भी आपके हाथ में आपने पता क्या करना है, आपने उस ईसीजी में दो चीजें तो लाजमी देखनी है। सबसे पहले देखना है पी क्यू आर एस टी, ये उस ईसीजी की लीड टू में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर पी वेव प्रेजेंट है, क्यू आर एस और टी प्रेजेंट है, यानी पहली चीज आप लोगों ने ये देखी। फिर आपने आर आर इंटरवल देखने हैं कि ये इक्वी डिस्टेंट है कि नहीं, इनका आपस में डिस्टेंस दो आर आर इंटरवल का सबका सेम है कि नहीं। आप लोग इधर देख सकते हैं इस ईसीजी में कि दो आर आर इसका डिस्टेंस कुछ और है, इन दो आर आर का डिस्टेंस कोई और है, यानी कि हमें कोई एबनॉर्मेलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। अब आपने ये देखा, सबसे पहले जब मैंने कहा कि पी क्यू आर एस टी आपने देखने, तो आप इस ईसीजी को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको पी वेव नजर नहीं आएगी। ये क्यू आर एस आया, ये टी वेव आई, फिर से पी वेव आपको गाइड नजर आ रही है, फिर क्यू आर एस आया, फिर टी आई, फिर पी नजर नहीं आ रही, यानी पी वेव मिसिंग है। अब पी वेव मिसिंग भी है, उसके अलावा जो आप लोगों का हार्ट रिदम है वो भी इरेगुलर है, ये रेगुलरली इरेगुलर रिदम है इसको हम कहते हैं। तो रेगुलर इस सेंस में है कि इसमें क्यू आर एस इंटरवल आ रहा है, लेकिन इरेगुलर इस सेंस में है कि इसमें प्रॉपर इक्विडिस्टेंट नहीं है, यानी हार्ट रेट वेरी कर रहा है पर बीट। अब इसको हम क्या इसका करेंगे, अब हमने देखा इसमें पी वेव नहीं है, तो ये क्या चीज हो सकती है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी वेव होगी, सेकंड डिग्री में पी वेव होगी, थर्ड में पी वेव होगी, एट्रियल पैरेक्सिस, टैकीकार्डिया और एट्रियल फिब्रिलेशन। अब देखें तो ये करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है एट्रियल फिब्रिलेशन की, कि उसमें पी वेव प्रेजेंट नहीं होगी और जो हमारे पास क्यू आर एस इंटरवल है वो इक्वी डिस्टेंट नहीं हो गए। और ये ईसीजी मैंने अपने करीबी की देखी हुई है और बिल्कुल एग्जैक्ट ये फाइंडिंग्स होती है, नो पी वेव, और जो आर आर इंटरवल है उनका डिस्टेंस भी डिफरेंट होता है। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन की करेक्टरिस्टिक ईसीजी है। सर्कस मूवमेंट इन द वेंट्रिकुलर कैन लीड टू द
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सर्कस मूवमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि करंट की जो सर्कुलर मूवमेंट वेंट्रिकल में जब हो रही हो तो ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन कॉज कर सकती है। क्यों हो सकती है? Which of the following condition in the ventricle muscle will increase the tendency of circus movement? ये कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो कि सर्कस मूवमेंट की टेंडेंसी इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें डिक्रीज रिफ्लेक्टरी पीरियड, सबसे पहले अगर हमारे पास रिफ्लेक्टरी पीरियड डिक्रीज हो गया, इसका क्या मतलब हुआ है कि जब तक हार्ट रिफ्लेक्टिव पीरियड में होता है वो तब तक इम्पल्स को पास नहीं करने देता या जनरेट नहीं होने देता। लाइक एवी नोड अगर रिफ्लेक्टरी पीरियड में है तो जब तक वो रिफ्लेक्टरी पीरियड में है उसमें से कोई और इम्पल्स पास, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास नहीं हो सकती। आपको पता है 2 तरह के रिफ्लेक्टरी पीरियड होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती एट एनी कंडीशन, और रिलेटिव में ये होता है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स जनरेट होगी देन इट कैन पास। तो अब डिक्रीज रिफ्लेक्टरी पीरियड यानी अब रिफ्लेक्टरी पीरियड कम है, यानी थोड़ी देर बाद, अगर पहले मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई दरवाजे में से एक बंदा 1 मिनट में पहले 1 मिनट बाद गुजर सकता था और अब वो है कि वो 1 सेकंड बाद गुजर सकता है, यानी कितना फर्क आ गया, यानी उसका रिफ्लेक्टिव पीरियड डिक्रीज हो गया है कि अब वो उसमें से इम्पल्स जल्दी गुजर सकती है, वो उसको अलाउ कर देगा अगर वो जाएगी। तो डिक्रीज रिफ्लेक्टिव पीरियड ही सबसे मेजर कॉज है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, क्योंकि इम्पल्सेस कोई रिफ्लेक्टिव पीरियड डिक्रीज हो गया, अब इम्पल्सेस गुजरी जाएंगी और इट मे लीड टू द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और इसकी और क्या कॉजेज हो सकती है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सर्कस मूवमेंट अकर इन वेंट्रिकुलर पर्टिकुलरली इफ यू हैव डायलेटेड हार्ट। हार्ट डायलेट होगा तो जो इम्पल्स हर जगह पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेंगी, उतनी देर में दूसरी इम्पल्स आ जाएगी, वो अभी पूरे हार्ट को डीपोलराइज नहीं किया होगा, तीसरी इम्पल्स आ जाएगी। इस तरह करके वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का कॉज कर सकते हैं। डिक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, इम्पल्स हार्ट में अभी तक पूरी तरह से वेंट्रिकुलर में गई नहीं होगी कि अगली इम्पल्स आ जाएगी। जब अगली इम्पल्स आएगी तो जब इकट्ठी इम्पल्सेस आने लग जाएंगी तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब हाई एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम क्या करता है, ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज कर देता है। अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए तो यू नो कि इम्पल्स जल्दी जनरेट होगी। तो ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। मैं एंड पे अभी आपको हार्ट ब्लॉक्स की ईसीजीज दिखाऊंगा तो वो आप लोग को बहुत क्लियर कर देगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक स्पेशली। और एट्रियल फिब्रिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक ईसीजी में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो हम अगर देखें, अकर लेस फ्रीक्वेंटली इन पेशेंट विद एट्रियल एनलार्जमेंट, ये गलत है। जिनका एट्रिया एनलार्ज हुआ होगा उनको एट्रियल फिब्रिलेशन के ज्यादा चांसेस होंगे। वेंट्रिकुलर हार्ट रेट इज अबाउट 40 बीट्स पर मिनट, नॉट नेसेसरी, ज्यादा ही होता है वेंट्रिकुलर हार्ट रेट उसमें। Efficiency of ventricular pumping is decreased by 20 to 30%. Yes, it's true. Next है ventricular beat is irregular. मैंने आपको पीछे ECG दिखाई है, QRS इंटरवल RR इंटरवल का जो टाइम है वो डिफरेंट है, यानी ventricular beat irregular थी उसमें। Atrial P wave is easily seen. Atrial P wave मैंने दिखाई है, उसमें नजर ही नहीं आएगी। तो A, B, D, E तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब ये C क्यों करेक्ट है? जब हम वेंट्रिकल में, इसमें पता क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है पी वेव, एट्रियल फिब्रिलेशन हुई है, यानी इरेगुलर पी वेव, इरेगुलर इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही है। इम्पल्स आई है, इरेगुलरली प्रोड्यूस हो रही थी, एवी नोड से पास किया, हार्ट को में गई है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। अब अगली इम्पल्स आई है, लेकिन अब भी एवी नोड जो है वो रिफ्लेक्टिव पीरियड में है। एवी नोड का रिफ्लेक्टिव पीरियड आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव पीरियड ऑफ द एवी नोड? इट इज 0.35 सेकेंड। अब 0.35 सेकंड से पहले कोई भी इम्पल्स आएगी, अब फॉर एग्जांपल 0.35 सेकंड उसका रिफ्लेक्टिव पीरियड है, उसमें 4 इम्पल्सेस आ गए, कोई भी इम्पल्स पास नहीं करेगी बिकॉज एवी नोड अभी अपने रिफ्लेक्टिव पीरियड में है, वो भी पास करने नहीं देगा उसको। अब एवी नोड अपने रिफ्लेक्टिव पीरियड से निकल आया है, लेकिन अभी इम्पल्स आ ही नहीं रही, अभी वो पीछे रह गई है, तो अब वो थोड़ा सा टाइम लेगी आने में। तो अब इसलिए आर इंटरवल में डिफरेंस आ रहा होगा कि या तो कभी
जैसी रिफ्रैक्टिव पीरियड से अभी एवी नोड निकला ही होगा, अगली इम्पल्स पीछे तैयार खड़ी होगी। कभी होगा कि अभी रिफ्रैक्टिव पीरियड अब से निकल आया होगा एवी नोड, लेकिन इम्पल्स अभी तैयार नहीं बैठी होगी कि मैं आऊँ। तो इस तरह वेंट्रिकुलर, आपको पता है वेंट्रिकुलर अगर एक कोई चीज भी अगर एक रेगुलर रिदम में काम कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। उसमें थोड़ी सी स्लाइट वेरिएशन या इरेगुलरिटी आएगी तो इट्स एफिशिएंसी विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली, तो ये 20 to 30% डिक्रीज होगी। So come to the next MCQ. An 80-year-old man had an EKG taken at his local doctor's office and the diagnosis was atrial fibrillation. Atrial fibrillation बहुत कॉमन है और ये मैंने इसकी खुद पेशेंट देखा भी हुआ। उस टाइम पेशेंट उस टाइम अनकॉन्शियस नहीं होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन ना बीटा ब्लॉकर से इनिशियली ट्रीट कर दी जाती है, जो कि हाइपरटेंशन में लोग ले रहे होते हैं। उनकी आप इम्पल्स चेक करोगे ना तो आपको इम्पल्स में कोई रिदम नहीं समझ आ रहा होगा। आप देख रहे होगे कि ये इम्पल्स क्या कर रही है। कभी आपको लगेगा कि अभी बीट की है इम्पल्स, फिर आपको लगेगा कि ये 3 बीट से इकट्ठी आ गई है। तो ये जब मैंने इम्पल्स चेक की थी तो ये बिल्कुल इस तरह की इम्पल्स थी। तो आप बड़ी इस तरह की अगर कभी आपको लगे किसी की इम्पल्स चेक की है कि वो रेगुलर इम्पल्स नहीं, पल्स रेट नहीं है, पल्स जो आप चेक कर रहे हो वो रेगुलर नहीं आ रही, तो आपको और उस बंदे को पसीने आ रहे हैं, लाइक उसकी तबीयत भारी हो रही है, चक्कर आ रहा है, तो ये आप उनकी ईसीजी करवा सकते हैं कि फिर कंफर्म हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम हार्ट के रिलेटेड हो रही है कि नहीं, इजीली पता लग जाता है। और अगर ये टाइमली ट्रीट हो जाए तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तक नौबत नहीं आती। अगर ये टाइमली ट्रीट ना हो तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है जिससे इमीडिएट डेथ। An 80-year-old man had an EKG taken at his local doctor's office and the diagnosis was atrial fibrillation. Which of the following statements are likely condition in some? Ventricular fibrillation normally accompanies atrial fibrillation. नहीं, ये not necessary. P wave of EKG are strong. P wave तो नजर ही नहीं आएगी. Rate of ventricular contraction is irregular and fast. ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। आपको मैंने दिखाया था कि क्या हुआ था, वेंट्रिकुलर रेट किस तरह था कि 2 आर वेव में डिफरेंस कोई और था, अगली आर वेव थोड़ी ज्यादा दूर थी। ये मैं बड़ी रफ सी बना रहा हूँ बिकॉज माउस लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ। तो आपको वैसे जो मैंने पीछे इसी दिखाई थी, देखिए ये 2 आर वेव में थोड़ा डिस्टेंस है, ये 2 आर वेव में ज्यादा है, अगली आर वेव में फिर थोड़ा आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये इरेगुलर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और ये वेंट्रिकुलर इज कॉन्ट्रैक्टिंग बट इरेगुलर और फास्ट होती है। तो मैं अगेन वही पेशेंट की एग्जांपल कोट करूंगा, उसकी 150 थी। तो आपको पता है कि नॉर्मल कितनी होती है, क्योंकि atrial fibrillation means like atria is contracting almost something 250 से 300 बीट्स पे भी वो कर सकता है, 150 to 200 होती है वैसे। अब वो जितनी बीट्स पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वेंट्रिकुलर बीट्स आपको मिलेगी ना। तो ऑलमोस्ट फिब्रिलेशन होती है वैसे 300 प्लस बीट्स पर मिनट पे। तो उसके बाद जो वेंट्रिकुलर को काफी ज्यादा वेव्स जाएंगी, ऑल्दो रिफ्रैक्टिव पीरियड में एवी नोड होता है, लेकिन जैसे वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में निकलता है अगली वेव तो वैसे ही तैयार बैठी होती है आने के लिए। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होगी इसकी। तो इट्स चार्ली। तो आप लोग देख रहे होंगे एट्रियल फिब्रिलेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ तीनों हार्ट ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग खुद ईसीजी आप लोग को अभी से इतना होना चाहिए कि आप लोग अभी से देख सकें। तो यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, और अगर फर्स्ट ईयर के अलावा भी कोई सुन रहा है तो मैं भी अभी थर्ड ईयर में हूँ। सो आप लोग इसको अगर देखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज का एटलीस्ट हक अदा। मोस्ट लाइकली एट द पॉइंट इन ईकेजी ऑफ अ पेशेंट विद अ डैमेज कार्डियक हार्ट। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है जो कंफ्यूज करता है। जे पॉइंट क्या होता है, आप क्यू आर एस जब आता है, ये पी वेव है, ये क्यू, ये मेरे से इतना अच्छा नहीं बनता होता, ये हमारे पास टी वेव आ गई। तो ये जो पॉइंट है, ये जहाँ क्यू आर एस खत्म हो रहा है, तो ये जे पॉइंट है, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है यहाँ पे। यानी जो पूरा हार्ट होता है ना, पूरा वेंट्रिकुलर होता है, वो डीपोलराइज हो जाता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड कंफ्यूज के लिए डाला हुआ है कि डैमेज कार्डिक मसल है। तो फिर बोथ को आंसर लगता है कि ऑल हार्ट इज डीपोलराइज एक्सेप्ट फॉर डैमेज कार्डिक मसल। ऐसा नहीं होता।
जब जे पॉइंट आता है, जहां मैंने बताया QRS जहां खत्म होता है वहां जे पॉइंट होता है, तो वहां उस वक्त हमारा पूरा हार्ट डीपोलराइज होता है। तो बेशक डैमेज भी हार्ट हो ना, वो डीपोलराइज होता है। फिर डैमेज हार्ट में फर्क क्या होता है? डैमेज हार्ट डीपोलराइज तो रहता है, लेकिन वो रीपोलराइज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जितना डैमेज हार्ट का ये पोर्शन है ना, जब पूरा हार्ट डीपोलराइज होगा तब ये तो डीपोलराइज है, लेकिन जब पूरा हार्ट बाकी रीपोलराइज हो जाएगा, ये तब तब भी ये डीपोलराइजेशन स्टेट में ही होगा। तो ये फर्क होता है डैमेज हार्ट का। ये डैमेज हार्ट हमेशा डीपोलराइज रहता है। सो अब इस एमसीक्यूज में आने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोग को लीड हार्ट ब्लॉक्स दिखाऊं। हार्ट ब्लॉक्स की एक करेक्टरिस्टिक की सी चीज है जो मैं आप लोग को समझाऊंगा। आप लोग को उससे पहले एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिकल इवेंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल इवेंट अकर फर्स्ट, पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट अकर होगा, देन कॉन्ट्रैक्शन विल अकर। अब इसका क्या मतलब है? हम फॉर एग्जांपल, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ बिजली की। जब बिजली चमकती है तो हमें लाइट पहले नजर आती है, उसके बाद हमें साउंड सुनती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है, साउंड की स्पीड कम है, तो इस वजह से हमें लाइट पहले नजर आएगी। अब हार्ट में इसका क्या ताल्लुक है? हार्ट में मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होके हार्ट को डीपोलराइज करेगी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जब डीपोलराइज करेगी हार्ट को, उसके बाद ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उसको डीपोलराइज कर रही होगी, हार्ट तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कब होती है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है, आप सबको पता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होती है QRS जब वेव होती है। ये यहाँ पे QRS इंटरवल है, तो ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन QRS इंटरवल में हो रही होती है, जो QRS वेव होती है। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइज QRS वेव में होगा जब S वेव से T वेव तक यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। इलेक्ट्रिकल इवेंट पहले होगा, मैकेनिकल इवेंट बाद में होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की ECG में दिखाता हूँ। ये देखें, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपको P वेव भी नजर आ रही है, आपको QRS इंटरवल भी नजर आ रहा है, आपको T वेव भी नजर आ रही है। बट इसमें क्या फर्क है? इसको अगर हम देखें दो डिस्टेंस आर इंटरवल का, तो हमें डिस्टेंस देखे आर इंटरवल का सेम है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हुआ है। नॉर्मल डिस्टेंस से ये ज्यादा है, तो नॉर्मल डिस्टेंस से ज्यादा है तो ब्रेडिकार्डिया हुआ होगा। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। इसमें बाकी सब कुछ ये रेगुलर, रिदम भी रेगुलर होता है, बट इसमें ये होता है हार्ट रेट स्लो होता है। अब सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक दो टाइप्स का होता है। सेकंड डिग्री टाइप 1 वेंकीबैक जिसको कहते हैं, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 2। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं ये आप लोगों को थोड़ा क्लियर करूंगा। अब देखिए, इसमें हम देख सकते हैं कि सेकंड डिग्री टाइप 1 में क्या हो रहा है। ये हमारे सेकंड डिग्री टाइप 1 की ना, ये वाली ECG इतने मजे की नहीं है, मैं आप लोग को इससे अच्छी ECG दिखाता हूँ। ये सेकंड डिग्री टाइप 1 की ECG है। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास P वेव है, ये हमारे पास QRS है, ये हमारे पास ये वाली T वेव। अब ये तीन वेव्स हमारे पास होगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना PR इंटरवल, यानी P वेव ये है ना, तो PR इंटरवल ये है। PR इंटरवल ना हर बीट में इंक्रीज होता रहता है। अगर पहली बीट में इतना था, अगली बीट में इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अगली बीट में उससे ज्यादा हो जाएगा। एक वो बीट आएगी जिसमें PR इंटरवल इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारे पास P वेव तो आएगी, लेकिन AV नोड जो है वो इम्पल्स को पास नहीं होने देगा। अगर हमारी P वेव आ रही है, यानी SA नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है और AV नोड पास नहीं होने देता, तो क्या होगा? वेंट्रिकल डीपोलराइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए, P वेव AV नोड से पास ही नहीं जब करेगी तो वो वेंट्रिकल में कैसे जाएगी? अगर वेंट्रिकल में नहीं जाएगी तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ही होगी, और अगर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन नहीं होगी यानी QRS इंटरवल नहीं आएगा, यानी डीप ड्रॉप हुई है। इसको कहते हैं ड्रॉप बीट। तो क्या हुआ है ये देखिए, आप बड़ा यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये PR इंटरवल इसका है, ये छोटा था। अब PR इंटरवल देखिए इस बीट में बड़ा हो गया। अब देखें अगली बीट में हमारे पास ये T वेव है, ये वाली, ये P वेव आई हुई है, लेकिन QRS इंटरवल यहाँ पे ड्रॉप हो गया हुआ है। अब देखें ये PR अगली बीट में फिर से छोटा हो गया, अगली बीट में देखें
फिर से पीआर इंटरवल बड़ा हो गया, इसके बाद फिर से आगे एक और बीट में पीआर इंटरवल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर एक बीट वो आएगी जिसमें पी वेव आपको नजर आएगी बट क्यूआरएस ड्रॉप हो गया होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है टाइप 2 ईसीजी की, टाइप 1 ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की। अब टाइप 2 ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसमें क्या होता है, इसमें एक रेशियो क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 पी वेव है साथ एक क्यूआरएस हो सकता है 3 पी वेव नजर आ रही हो और एक क्यूआरएस हो। फॉर एग्जांपल ये जो है इसमें हमें 2 पी वेव नजर आ रही है, एक ये पी वेव एक ये पी वेव और उसके बाद क्यूआरएस। इसी तरह इसमें अगले में भी हमें एक पी वेव 2 पी वेव फिर क्यूआरएस, इसी तरह 3 पी वेव और एक क्यूआरएस, इस तरह भी रेशियो हो सकता है। तो इसमें एक रेगुलर रिदम होता है, इसमें पीआर इंटरवल यानी कांस्टेंट हुआ, इसमें पीआर वेरिएबल। अब आ जाते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, स्टोक एडम्स सिंड्रोम। थर्ड सेकंड डिग्री की वजह से भी स्टोक एडम्स सिंड्रोम हो सकता है, ये बात नहीं है कि उसकी वजह से नहीं होता। सिक्स साइनस सिंड्रोम की वजह से भी हमें जो होता है ये सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन थर्ड हार्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की वजह से हमें ये सबसे ज्यादा कॉमनली होता है। उसकी रीजन क्या है, मैं एक मिनट आप लोगों को बताता हूँ। इस स्टोक एडम सिंड्रोम, मेरे जहन से नाम स्किप हो गया था तो मैं इसलिए पीछे देखने लग गया था। स्टोक एडम सिंड्रोम, स्टोक एडम सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फिर हार्ट टॉपिक पेस मेकर जनरेट करके वेंट्रिकल की बीट स्टार्ट करता है, उसकी वजह से आपको ब्रेन को ब्लड मिलेगा। क्यों अनकॉन्शियस होते हैं, ब्लड ब्रेन को नहीं जा रहा, ब्रेन अनकॉन्शियस हो जाएगा, ब्रेन वर्क नहीं करेगा। तो अब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है, अब जो सिक्स साइनस सिंड्रोम है उस और जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, उसकी वजह से स्टोक एडम सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन कॉमनली थर्ड डिग्री की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास पी वेव और क्यू आर एस का ना कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। यानी यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है पी वेव आएगी फिर क्यू आर एस उसी टाइम थोड़ी सी देर बाद आ जाएगा, लेकिन उसमें कोई लिंक नहीं है। ये पी वेव आपको नजर आ रही है, ये क्यू आर एस बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये पी वेव इधर आई है, ये पी वेव इधर आई है, क्यू आर एस बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या करेक्टरिस्टिक है, पी वेव जो है वो एस ए नोट जनरेट कर रहा है और जो क्यू आर एस है वो हमारे पास जनरेट कर रहा है वेंट्रिकल। जो एस ए नोड है वो क्यों अपनी वेव नहीं भेज सकता, क्योंकि एवी नोडल ब्लॉक है, एवी नोड ब्लॉक हुआ है। एस ए वेव जो है पी वेव क्यों आई जा रही है, क्योंकि एट्रिया में तो एस ए नोड की वेव जा रही है ना, एवी नोड तो रास्ता है एट्रिया से वेंट्रिकल का, तो वो ब्लॉक है, लेकिन एट्रिया में एस ए नोड वेव भेज रहा है तो उसकी वजह से पी वेव आ गई। अब एस ए नोड सबसे ज्यादा तेज पेस में करा है तो इसलिए पी वेव ज्यादा होंगी उस ईसीजी में, और वेंट्रिकल जब एक्टोपिक पेस मेकर होगा तो क्यू आर एस इंटरवल जो होंगे वो एज कम्पेयर कम होंगे। तो ये हार्ट ब्लॉक की करेक्टरिस्टिक ईसीजीज मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब आप लोग को खुद हार्ट ब्लॉक्स की ईसीजीज देखना आना चाहिए। अब मैं इसके अलावा अब मैं आता हूँ अगेन, जो मैंने आप लोग को कहा था कि मैं वेक्टर्स को डिस्कस करूंगा अगेन दोबारा से। अगर आप लोग ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग को इसमें समझने में मुश्किल होगी, बट अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो आप लोग को इसका फायदा होगा, आपको ईसीजी पे काफी हद तक ग्रिप आ जाएगी और इसके बाद आप ईसीजी की बहुत सी फाइंडिंग्स देख सकते हैं। इससे हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं, हम इससे लेफ्ट एक्सिस और राइट एक्सिस डेविएशन डिटरमिन करेंगे। अब मैंने कल बताया था कि राइट एक्सिस या लेफ्ट एक्सिस डेविएशन डिटरमिन करनी है तो हमें नॉर्मल एक्सिस देखना होता है। हार्ट का नॉर्मल एक्सिस और लीड 2 का नॉर्मल एक्सिस सेम होता है 60 डिग्री। और हम इसका नॉर्मल एक्सिस कैसे निकाल सकते, हार्ट का एक्सिस कैसे निकाल सकते हैं, हम लीड 1 और लीड 3 को देख के हार्ट का एक्सिस फाइंड करते होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसके अलावा लीड 1 और 3 से तो हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम लीड 1 और AVF से भी कर सकते हैं। वो थंब रूल होता है, वो डिफरेंट रूल है, वो आप लोग इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट किसी वीडियो में बता भी दूंगा। अच्छा अब 1 से और 3 से हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब 1 में आप लोग QRS इंटरवल देख सकते हैं, ये नेगेटिव है, और 3 में आप लोग देख सकते हैं ये पॉजिटिव है। तो आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था कि किस तरह हमारी लीड होती है, तो उसके लिए मुझे डायग्राम दिखानी पड़ेगी कोई। ये हमारे पास डायग्राम है, हमारे पास 1 नेगेटिव थी, 1 वैसे ये है, नेगेटिव हुई यानी ये, अब 1 ये हो गई है क्योंकि नेगेटिव है।
तो 3 वेव हमने देखी थी, 3 का QRS पॉजिटिव था, यानी 3 का यही एंगल है। अब हमारा जो हार्ट, अब आप लोग देख सकते थे जो जो वेव 1 थी, अब मैं वापस उस पर जाता हूँ क्योंकि उधर से आप लोग को समझाऊंगा तो आप लोग को ज्यादा समझ आएगी। ये देखें, अब जो वेव 1 है आप लोग उसको देख सकते हैं क्लियरली कि वेव 1 का हमारे पास बहुत छोटा QRS इंटरवल है, जबकि वेव 3 का बहुत ज्यादा, उसका पीक बहुत ऊपर है। यानी जो हमारे पास वेव है, जो हमारे पास एक्सिस है, वो लीड 3 के एक्सिस के करीब होगा क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो हमारे पास ये इधर और यहाँ पे इसके, यहाँ पे इस तरह कुछ थी कि लीड 1 नेगेटिव थी और लीड 3 पॉजिटिव यहाँ 60 पे पड़ी हुई थी, 120 पे पड़ी हुई थी। तो अब क्या करेंगे हम अब वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। लीड 1 का तो छोटा सा वेक्टर होगा, लीड 3 का काफी बड़ा वेक्टर होगा। तो वेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जब लीड 1 का हमारे पास छोटा सा वेक्टर है और लीड 3 का हमारे पास बड़ा सा वेक्टर होगा, अब हमने इनका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो लीड 1 का परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ होगा और लीड 3 का परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ होगा। ये 120 से पहले ड्रॉ हो रहा है, यानी 120 से कम होगा। अब ये हम पॉजिटिव साइड पे हैं, तो नेगेटिव वाले तो पहले तो आंसर वैसे ही गए। पॉजिटिव 90 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव 90 जो है वो काफी दूर हो जाता है कि लीड 2 इधर है। और जब हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, असल में ये काफी दूर और करीब दूर वाला तो इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एंगल देखेंगे तो आप लोग को वैसे ही पता लग जाएगा। अदरवाइज ये सिंपल तरीका है। अब 3 के करीब होना चाहिए। अब 180 भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 180 ये बनता है और इसकी तो आप लोग को पोटेंशियल नजर आ रहा है कि वैसे ही बहुत थोड़ा है, तो इसकी वजह से 180 भी नहीं होगा। तो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है 105 है, और जब आप उसका एंगल निकालेंगे तो 105 ही बनता है अगर आप इसको देख के जनरली इंटरप्रेट भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइकली डायग्नोसिस। अब आपका डायग्नोसिस क्या है। अब इसका एंगल, नॉर्मल हार्ट का एक्सिस ना 0 से 90 के दरमियान लाई कर रहा होता है और मेनली होता है 60 पे। 0 से 90 के दरमियान होना तो हम एक्सिस डेविएशन नहीं कहेंगे। अगर 0 से ऊपर चल जाए यानी नेगेटिव वाली साइड पे तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, पॉजिटिव वाली साइड पे तो राइट एक्सिस। 90 से ज्यादा था 105, यानी इसकी राइट एक्सिस डेविएशन हो गया। राइट एक्सिस डेविएशन की कॉज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी हो सकती है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस भी हो सकता है। बस ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस इसलिए इधर नहीं है क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉज है, इसको हम इस तरह डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास है कि ब्रांच ब्लॉक हुई है कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। अगर हम QRS इंटरवल इधर देखें तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा हमारे पास QRS इंटरवल का टाइम आ रहा है। QRS इंटरवल इतना ज्यादा उसमें डिस्टेंस नहीं होता। अगर इतना ज्यादा डिस्टेंस आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो बंडल ब्रांच ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आप लोग को जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल होगा ब्रांच ब्लॉक। नॉर्मल मैं पहले दिखाता हूँ, नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल ये है। फिर नॉर्म राइट वेंट्रिकुलर अगर हाइपरट्रॉफी होगी ना तो स्लाइट सा इंक्रीज होगा, इंक्रीज जरूर होगा इसके दरमियान लेकिन स्लाइट होगा। जब वेंट्रिकुलर ब्रांच है ब्लॉक होगा तो थोड़ा और ज्यादा इसके अंदर QRS इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया होगा। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। तो इसका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आंसर था। तो ये आप लोग, ये इसकी रीजन भी लिखी हुई है। सो नेक्स्ट है अ वुमन 60-year-old woman has lost some ability to perform normal household activities, not feeling well. QRS interval width 0.2 second, ये बहुत ज्यादा width होती है। T wave is inverted, यानी QRS इंटरवल अगर पॉजिटिव है तो T wave नेगेटिव है। T wave क्योंकि इन्वर्ट इन्होंने कहा हुआ है इन लीड 1, एंड R wave has negative deflection in lead 3। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स है, ये आप लोग सुनेंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आप लोग को ये समझा ज़रूर देता हूँ। अगर आप लोगों को पिछली वीडियोस में से कुछ समझ आया है तो आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। अदरवाइज ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं स्टिल हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग जिसको इंटरेस्ट है वो सुन सकता है। इसमें क्या होगा, QRS इंटरवल का टाइम ज़्यादा हुआ है यानी ब्रांच ब्लॉक है, T वेव इन्वर्टेड है,
T वेव इन्वर्टेड है लीड 1 में, तो यानी इसका QRS इंटरवल का भी डिफरेंस आ रहा है। लीड 3 नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, लीड 3 वैसे होता है 120 पॉजिटिव 120। अब नेगेटिव डिफ्लेक्शन का मतलब होता है पीछे को चल जाए, यहाँ पीछे को अगर जाएं तो ये फॉर एग्जांपल नॉर्मल एक्सिस है ना, तो ये पॉजिटिव 120 है लीड 3। अगर इसकी नेगेटिव डिफ्लेक्शन है यानी ये -60 है, -60 अगर है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हुई है। अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हुई है तो या तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। अब QRS कॉम्प्लेक्स की विड्थ ज्यादा है, तो QRS इंटर विड्थ जब ज्यादा होती है तो मोस्ट प्रोबेबल क्या मैंने बताया कि वो बंडल ब्रांच ब्लॉक है। ऊपर से T वेव भी इन्वर्टेड है। जब QRS इंटरवल पॉजिटिव हो और T वेव जो उसके बाद है वो इन्वर्टेड हो तो वो मोस्ट प्रोबेबल बंडल ब्रांच ब्लॉक ही होता है। इसका आंसर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। लेफ्ट क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पे है। और बंडल ब्रांच ब्लॉक क्यों है उसकी मैंने रीजन बता दिया। सो ये कुछ MCQs है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए ECG के रिलेटेड। आप लोग अगर ये दोनों वीडियोस देखते हैं तो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द MCQs सॉल्व कर सकते हैं ECG के रिलेटेड। आप लोग को ECG इंटरप्रेट होप सो इसके बाद करना आ जाएगी। आप लोग खुद ट्राई करें, उसकी लीड 2 को देखें, डिफरेंट ECGs देखें, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्यूरी है या मैंने कोई अंदर बीच में गलती की है, यू कैन पॉइंट इट आउट ताकि मैं उसको कमेंट में ठीक कर सकूं, क्योंकि समटाइम्स बोलने में कोई लफ्ज आगे पीछे हो जाता है। डू सब्सक्राइब माई चैनल और सजेस्ट मी द वीडियोज जो आप लोग और जो MCQs करना चाहते हैं, सो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज रिगार्डिंग दोज MCQs। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।